एक बार आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम राजस्थान सरकार के कर्मचारियों से संबंधित कई विषयों पर लगातार वीडियो लाते रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक नए टॉपिक को यहाँ हम आज से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वह टॉपिक है पे कमीशन के अंतर्गत किए जाने वाले पे फिक्सेशन के बारे में। साथियों, समय समय पर नियोक्ता सरकारों द्वारा बढ़ती हुई महंगाई और बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने कार्मिकों को राहत प्रदान कराने के उद्देश्य से पे कमीशन के माध्यम से जो एग्जिस्टिंग पे स्ट्रक्चर होते हैं उनको रिवाइज किया जाता है, नए वेतनमान इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसी अनुरूप कर्मचारियों को समय समय पर बढ़ी हुई दर से वेतन का भुगतान होता है। राजस्थान में अब तक 7 बार पे कमीशन इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग प्रभावी है, जिसके अंतर्गत पे मैट्रिक्स और पे लेवल के माध्यम से अभी वेतन का भुगतान किया जा रहा है। देखिए, हम में से कई कर्मचारी साथी स्वयं कार्यालय अध्यक्ष होंगे, कुछ लेखा या संस्थापन का कार्यभार भी देखते होंगे, तो उनको समय समय पर सेवा पुस्तिकाएं जांच करनी होती है, विशेषकर जब एसीपी या एमएससीपी के लाभ दिए जाने हो, या फिर कोई कार्मिक जब सेवानिवृत्ति पे जा रहे हो तो जब उनके अंतिम मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है, जिसके आधार पर सारे पेंशन भुगतान किए जाने होते हैं, तो उस समय सेवा पुस्तिकाओं की सघन जांच की जानी आवश्यक होती है कि जो समय समय पर उनको वार्षिक वेतन वृद्धियाँ दी गई है या फिर प्रमोशन या एससीपी के समय जो पे फिक्सेशन किए गए हैं, और विशेषकर समय समय पर जो पे कमीशन लगे हैं, वेतन आयोग लगे हैं, उनमें जो पे फिक्सेशन किए गए हैं क्या वे सही हैं या नहीं। वेतन वृद्धि संबंधित नियमों एवं प्रमोशन एवं एससीपी पर किए जाने वाले पे फिक्सेशन के प्रावधानों से सामान्यतः हम सभी परिचित रहते हैं, परंतु जब भी वेतन आयोग में पे फिक्सेशन की बात आती है तो उसमें जो प्रावधान और जो रीति अपनाई गई है पे फिक्सेशन की, उनसे हम लगभग अपरिचित रहते हैं। तो उनकी जांच किया जाना अत्यंत मुश्किल होता है, क्योंकि हम उनके प्रोविज़न से भली-भांति परिचित नहीं होते हैं। तो आगामी कुछ दिनों में हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग पे कमीशन में किस प्रकार पे फिक्सेशन किए जाने हैं, इसको समझने का बहुत ही सरल ढंग से प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार जब हम पे फिक्सेशन की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो आगामी समय में जब भी हमें सेवा पुस्तिकाओं की या पे फिक्सेशन की जांच करनी होगी, तो बड़ी आत्मविश्वास के साथ हम यह कार्य संपादित कर सकेंगे, क्योंकि हम इस विषय से भली-भांति परिचित हो चुके होंगे। आज के इस वीडियो में हम 5th पे कमीशन 5वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे और उसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। 5वें वेतन आयोग का जो ऑफिशियली नाम है, जो अधिकृत नाम है, वह राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1998 है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में कार्मिक बंधु उसे 5वें वेतन आयोग के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि अब तक 7 वेतन आयोग लागू किए जा चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन सभी वेतन आयोग की सूची को। समय समय पर इनका लाभ कर्मचारियों को दिया गया है और इनको इनके क्रम के अनुसार ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस प्रकार के वेतन आयोग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 प्रभावी है, जिसे हम 7वें वेतन आयोग के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 5th पे कमीशन की ओर। 5th पे कमीशन को समझने से पहले हम जो इसकी मुख्य शब्दावली है, जो शब्द बार बार काम आएंगे, न केवल इस पे कमीशन में अभी तो दूसरे पे कमीशन को भी जब हम आगामी वीडियो में समझेंगे तो यही शब्द बार बार रिपीट होंगे। तो एक बार हम इस शब्दावली से भली-भांति परिचित हो जाते हैं। एग्जिस्टिंग पे स्केल, विद्यमान वेतनमान। देखिए, जैसे अभी हम 7th पे कमीशन में विभिन्न लेवल के माध्यम से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार अलग अलग पे कमीशन में पे स्केल की अलग अलग व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती है। 5th पे कमीशन और 4th पे कमीशन में विभिन्न वेतनमान थे, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे फर्स्ट पे स्केल 750 से 940 है, जो बीच में 12, 13, 15 ये देख रहे हैं, ये वेतन वृद्धि की राशि है जो पूर्व निर्धारित होती थी। 750 वेतन के बाद 12 रुपये की प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती थी। 798 तक पहुंचने के बाद वह वार्षिक वेतन वृद्धि 13 रुपये हो जाती थी। उसके बाद 850 के बाद 15 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती थी।
तो विद्यमान वेतनमान से जो आशय है यह है कि यदि यह लागू नियम नहीं होते 1 सितंबर 1996 को, तो राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1989 यानी कि 4th पे कमीशन में जो पे स्केल प्रभावी है उनको यहाँ एग्जिस्टिंग पे स्केल विद्यमान वेतनमान का नाम दिया गया है। इसी प्रकार है रिवाइज पे स्केल पुनरीक्षित वेतनमान, रिवाइज यानी 4th से 5th में, तो 4th पे कमीशन के स्थान पर 5th पे कमीशन में जो वेतनमान इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनको एग्जिस्टिंग पे स्केल कहा जाएगा, पुनरीक्षित वेतनमान कहा जाएगा। जैसे कि 750 940 पे स्केल के स्थान पर यहाँ 5th पे कमीशन में 2550 से लेकर 3200 तक की नई पे स्केल लागू की गई है। तो दो शब्द यहाँ हमने समझे, एग्जिस्टिंग पे स्केल और रिवाइज पे स्केल। इसके बाद एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, विद्यमान सरकारी कर्मचारी, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो 5th पे कमीशन लागू होने के दिनांक यानी कि 1 सितंबर 1996 को सेवा में है और विद्यमान वेतनमान यानी कि पे स्केल 1989 में अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वह इन नियमों के प्रयोजन के लिए एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, विद्यमान सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे। परंतु यहाँ आप ध्यान दीजिए, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 सितंबर 1996 और उसके बाद हुई है वह इन नियमों के लिए विद्यमान सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनके पे फिक्सेशन की यहाँ आवश्यकता नहीं रहेगी, उनका पे फिक्सेशन अलग रीति से किया जाएगा, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब थोड़ी टेक्निकल टर्म यहाँ आने वाली है जो पे फिक्सेशन करते वक्त हमारे बार बार काम आएगी, इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। प्री रिवाइज इमोल्यूमेंट्स यानी कि पुनरीक्षण पूर्व की परिलब्धियां, इसमें 4 बिंदु सम्मिलित है। प्री रिवाइज इमोल्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले 1 सितंबर 1996 का मूल वेतन काम आएगा। जब हम फिक्सेशन करेंगे तो हमें प्री रिवाइज इमोल्यूमेंट्स निर्धारित करनी होगी। इसमें 4 संख्याओं का योग होगा। पहली संख्या होगी इसमें मूल वेतन जो 1 सितंबर 1996 को है। इसके बाद पर्सनल पे, वैयक्तिक वेतन जो राजस्थान सेवा नियम 26 ख के अधीन स्वीकृत नहीं हो, इसके अतिरिक्त जो भी पर्सनल पे कर्मचारी का है वह इस इमोल्यूमेंट्स का भाग होगा। इसके पश्चात 1 जनवरी 1996 को प्रवृत्त महंगाई भत्ता, उस समय 148% की रेट से महंगाई दर थी 1 जनवरी 1996 को। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यह नियम 1 सितंबर 1996 से लागू हुए हैं, परंतु महंगाई यहाँ 1 जनवरी 1996 की ली गई है 148%, 148% की दर से। इसके पश्चात 2 राशियां और सम्मिलित की जाएगी। अंतरिम सहायता 94 और 95 में अंतरिम सहायता की प्रथम एवं द्वितीय किस्तों का यहाँ प्रावधान किया गया था। प्रथम किस्त जो है अंतरिम सहायता की वो 100 रुपये सभी कर्मचारियों के लिए समान रखी गई थी, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट द्वितीय किस्त है वह अपने मूल वेतन का 10% जो 100 रुपये से कम नहीं होगी। यह सभी राशि मिलकर पुनरीक्षण पूर्व की परिलब्धियां यानी कि प्री रिवाइज इमोल्यूमेंट्स मानी जाएगी। इसके पश्चात जो नेक्स्ट टर्म है वह है प्री फिक्सेशन इमोल्यूमेंट्स। जो प्री रिवाइज इमोल्यूमेंट्स है उसके अंदर एक राशि और जोड़ दी जाएगी मूल वेतन का 40%। ये पे फिक्सेशन बेनिफिट है, पे फिक्सेशन करते समय ये एडिशनल राशि जोड़ी जा रही है। इसके आधार पे जो राशि प्राप्त होगी उसी से हम आगे पे फिक्सेशन करेंगे। आगामी उदाहरणों में इसको हम स्पष्ट समझेंगे। प्री रिवाइज इमोल्यूमेंट्स में यदि मूल वेतन का 40% जोड़ दिया जाए तो वह प्री फिक्सेशन इमोल्यूमेंट्स कहलाएगी, और यही जो प्री फिक्सेशन इमोल्यूमेंट्स है, यही जो राशि प्राप्त हो रही है, इसी के आधार पर आगे पे फिक्सेशन होना है। इसके पश्चात एक टर्म और है रिवाइज इमोल्यूमेंट्स यानी कि पुनरीक्षित परिलब्धियां, यानी कि जो पे फिक्सेशन के बाद आपका मूल वेतन जो आएगा। देखिए, जब भी नवीन पे कमीशन इंट्रोड्यूस होते हैं तो कर्मचारियों को एक विकल्प अपने कार्यालय अध्यक्ष को देना होता है। इस विकल्प का निर्धारित प्रारूप होता है। इसमें कार्मिक को वह दिनांक मेंशन करनी होती है जिस दिनांक से वह नवीन पे कमीशन में अपना पे फिक्स करवाना चाहते हैं। इन नियमों में 1 सितंबर 1996 या इसके पश्चात कोई दिनांक विकल्प के रूप में दी जा सकती थी। विकल्प के लिए इसमें अलग से प्रोविजन दिए गए हैं। तो ये मुख्य शब्दावली है। मुख्य टर्म जो अभी हमारे काम आने वाली है फिक्सेशन करते समय, वह प्री फिक्सेशन इमोल्यूमेंट्स है जो 5 राशियों से मिलकर बनी होगी। बेसिक पे,
पर्सनल पे, महंगाई, अंतरिम सहायता की प्रथम एवं द्वितीय किस्तें और मूल वेतन का 40%, इन सभी का जो योग आएगा यह प्री फिक्सेशन इमोल्यूमेंट्स कहलाएगा और इसी के आधार पर आगे पे फिक्सेशन किया जाएगा। अब हम इसकी शब्दावली से परिचित हो चुके हैं। अब कुछ इसके मुख्य बिंदु पर हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इन नियमों की अधिसूचना दिनांक 17 फरवरी 1998 को जारी की गई थी, लेकिन इन नियमों को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि 1 सितंबर 1996 से लागू किया था। तो इस प्रकार अधिसूचना बाद में जारी हुई और नियम इसके काफ़ी पहले से लागू हुए। तो जो बीच की अवधि है उसके एरियर का भुगतान किस प्रकार होगा, इसकी व्यवस्था इस प्रकार दी गई थी कि 1 सितंबर 1996 से 31 दिसंबर 1996 तक की अवधि का कोई भी एरियर भुगतान नहीं होगा, उस एरियर का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात 1 जनवरी 1997 से लेकर 31 दिसंबर 1997 तक की अवधि का एरियर, संपूर्ण एरियर जीपीएफ में जमा होगा। उनको कर्मचारियों को नगद भुगतान नहीं किया गया, बल्कि राशि उनके जीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट की गई थी। एक बिंदु का आप यहाँ ध्यान रखिए कि 5वें वेतन आयोग में पे फिक्सेशन से पूर्व यह आवश्यक है कि कार्मिक फोर्थ पे कमीशन यानी कि वेतनमान 1989 में अपना वेतन प्राप्त कर रहे हों। यदि उनका फिक्सेशन पहले 1989 वाली पे स्केल में नहीं हुआ तो 1998 यानी कि फिफ्थ पे कमीशन में भी उनका फिक्सेशन नहीं होगा। उन्हें पहले फोर्थ पे कमीशन में अपना फिक्सेशन करवाना होगा, उसके पश्चात ही वह 5वें वेतन आयोग का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि पे फिक्सेशन किस प्रकार किए जाएंगे। तो प्री फिक्सेशन इवेल्यूमेंट्स अब तक हमने समझ ली है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे। इसमें जो सबसे न्यूनतम पे स्केल है 750 940, उसका एग्जांपल है ये। उसमें बेसिक 798 लिया गया है। तो इसकी प्री फिक्सेशन इवेल्यूमेंट्स 2498 रुपये आ रही है। तो फिक्सेशन करते समय प्री फिक्सेशन इवेल्यूमेंट से हायर जो भी नवीन वेतनमान के पे स्केल में जो पे आ रही है, इससे हायर पे वहाँ हम फिक्स करेंगे। तो यहाँ रिवाइज पे स्केल 2550 से लेके 3200 तक है। 2498 से हायर देखेंगे तो हमें 2550 रुपये जो कि इस पे स्केल का न्यूनतम है वह प्राप्त होगा। तो इस प्रकार प्री फिक्सेशन इमोल्यूमेंट से अधिक की स्टेज पर पे फिक्सेशन किया जाना है, जो इस केस में राशि 2550 है। परंतु इसमें कुछ और भी प्रोविज़न हैं, उन्हें समझने के बाद ही हम इस एग्जाम्पल को पूरी तरह से समझेंगे। फर्स्ट स्टेज हमने समझ ली कि प्री फिक्सेशन इवेल्यूमेंट से हायर पे हमें करना है, लेकिन एक प्रोविज़न इसमें यह भी रखा गया है कि एग्जिस्टिंग पे स्केल में प्रत्येक 3 वार्षिक वेतन वृद्धियों के एवज में नवीन पे स्केल में 1 वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यानी कि पुरानी पे स्केल के 3 इंक्रीमेंट के एवज में यहाँ नवीन पे स्केल में 1 इंक्रीमेंट का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि उससे कम पर उनका पे फिक्सेशन नहीं किया जाएगा। इसी एग्जाम्पल में हम समझते हैं। देखिए, 750 वाली पे स्केल में कार्मिक 798 रुपये प्राप्त कर रहे थे इस एग्जाम्पल में, तो वह अपनी 4 वेतन वृद्धियाँ इस पे स्केल में प्राप्त कर चुके थे। चूंकि 3 पर 1 और 6 पर 2 इंक्रीमेंट का लाभ देना है, यहाँ 6 इंक्रीमेंट पुरानी पे स्केल में नहीं है, तो 3 के एवज में 1 इंक्रीमेंट का लाभ हम यहाँ सुनिश्चित होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए कि रिवाइज पे स्केल में 2550 के बाद 1 वार्षिक वेतन वृद्धि 55 रुपये है। तो जो 1 वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने पर जो राशि प्राप्त होती है वह 2605 रुपये है, जो बिंदु संख्या 5 में आप देख पा रहे होंगे इस एग्जाम्पल में। तो बिंदु संख्या 4 में साधारण रीति से जो राशि प्राप्त हुई वह, और बिंदु संख्या 5 में वह राशि जो 3 इंक्रीमेंट के एवज में 1 इंक्रीमेंट का लाभ सुनिश्चित किए जाने वाले फॉर्मूले से प्राप्त हुई है। इन दोनों राशियों में जो भी हायर अमाउंट होगा उस पर उन कार्मिक का पे फिक्सेशन कर दिया जाएगा। तो इस केस में 2605 रुपये हैं, तो कार्मिक का नवीन वेतनमान में रिवाइज पे स्केल 2550 से 3200 में 2605 रुपये पर उनका पे फिक्सेशन यहाँ कर दिया जाएगा। कुछ केसेस में जो प्री फिक्सेशन इवेल्यूमेंट से हम जब हायर स्टेज सर्च करेंगे तो वह नवीन पे स्केल के न्यूनतम से भी कम होगी। जैसा कि इस एग्जाम्पल में रिवाइज पे स्केल का न्यूनतम 2550 है और हमारी जो प्री फिक्सेशन इवेल्यूमेंट्स थी वो 2498 था, तो 2550
रुपए न्यूनतम से कम था, तो उसको न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा 2550 पर, परंतु 3 के एवज में 1 इंक्रीमेंट का लाभ भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ 5th पे कमीशन में वेतन नियतन किए जाने हैं। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट रहेगी इस पे फिक्सेशन के बाद में। कुछ केसेस में इंक्रीमेंट डेट अनचेंज अपरिवर्तनीय रहेगी, यानी कि जो पहले इंक्रीमेंट डेट उन कार्मिक की चली आ रही थी वही रहेगी। कुछ केसेस में इंक्रीमेंट डेट यहाँ चेंज हो जाएगी, यानी कि पे फिक्सेशन के बाद उनको 1 साल की सेवा पूरी करनी होगी, उसके बाद उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यदि जो रिवाइज पे स्केल में जो उनकी नई बेसिक आई है और जो प्री फिक्सेशन इवेल्यूमेंट्स थी, उन दोनों का अंतर रिवाइज पे स्केल में जो उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट दिया जाना है उससे कम है, तो उनकी इंक्रीमेंट डेट अनचेंज रहेगी। यानी कि प्री फिक्सेशन इवेल्यूमेंट्स और जो नई बेसिक आई है उन दोनों का जो डिफरेंस है वह उसको आगे मिलने वाले इंक्रीमेंट की राशि से कम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस कम है तो इंक्रीमेंट डेट चेंज नहीं होगी, और यदि यह अंतर आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि से अधिक है तो फिर उनको वार्षिक वेतन वृद्धि पूरे 1 साल बाद फिक्सेशन के प्राप्त होगी। इन सभी को हम आगे एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक सामान्य जानकारी यहाँ प्रदान की जा रही है, और जब भी कार्मिक का न्यूनतम पर पे फिक्सेशन किया जाएगा तब भी उनको वार्षिक वेतन वृद्धि 1 वर्ष के पश्चात ही यहाँ दी जाएगी। इस पे कमीशन में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें कुछ शेड्यूल्स थी, उन पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। जो शेड्यूल फर्स्ट था उसमें जो एग्जिस्टिंग और जो रिवाइज पे स्केल है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उससे संबंधित है। शेड्यूल सेकंड में विशेष वेतन के प्रावधान जिन पदों के लिए किए गए हैं उनका विवरण है। शेड्यूल थर्ड में एक फिक्सेशन टेबल है, उसमें सभी वेतनमानों के सभी वेतन के लिए एक टेबल दी गई है। तो आप सिर्फ उस टेबल के माध्यम से आप सीधा ही ये देख सकते हैं कि उनकी रिवाइज पे स्केल में बेसिक क्या होगी, यानी कि बिना किसी कैलकुलेशन के रेडी रेकनर एक टेबल यहाँ दी गई है जिसमें आप बेसिक के आधार पर सीधा पे फिक्सेशन की जांच कर सकते हैं, पे कितनी रिवाइज होगी यह देख सकते हैं। आप ये टेबल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यह सबसे आसान तरीका है पे कमीशन के आधार पर पूर्व के पे फिक्सेशन को चेक करने का। सारी गणनाएं पहले से की गई है। शेड्यूल 4 में कुछ उच्चतर वेतन वृद्धियों के प्रावधान किए गए हैं, यानी किसी पद पर नियुक्त कोई कार्मिक विहित योग्यता रखता है तो उन्हें नियुक्त करते समय ही बिना सेवा के उनको कुछ वेतन वृद्धियों के लाभ दे दिए जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब चलिए हम सीधा एग्जाम्पल पर आएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस एग्जाम्पल को हमने पहले भी लिया है। एग्जिस्टिंग पे स्केल 750 940, इसकी रिवाइज पे स्केल शेड्यूल फर्स्ट के अनुसार 2550 से 3200 है। बेसिक किसी कार्मिक की 798 रुपये हैं। तो यहाँ अब इनकी प्री फिक्सेशन इवेल्यूमेंट्स हमें निर्धारित करनी होगी। तो बेसिक पे इनका 791 है। डीए 1 जनवरी 1996 को 148% के अनुसार 1181 रुपये होगा। अंतरिम सहायता की प्रथम किस्त 100 रुपये सबके लिए निर्धारित है। सेकंड इंस्टॉलमेंट 10% ऑफ बेसिक, जो इस केस में 80 रुपीज़ होगा, लेकिन चूंकि मिनिमम 100 रुपीज़ तो लेना ही है इसलिए 100 रुपीज़ लिया जाएगा। और 40% ऑफ बेसिक 798 का 40% 319 रुपये पे फिक्सेशन बेनिफिट यहाँ हम ऐड करेंगे। इनका जो सम है वो 2498 रुपये आ रहा है। अब हमारे जो प्रोविजन है वो ये कहते हैं कि इससे आगामी स्टेज पर हमें पे फिक्स करना है जो पे स्केल में आ रहे हैं। तो 2498 से जब हायर चलते हैं हम तो रिवाइज पे स्केल में हमें 2550 प्राप्त होता है। तो जो बिंदु संख्या 4 है, फिक्सेशन ऑफ पे इन द रिवाइज पे स्केल एट द स्टेज नेक्स्ट अबाउट द प्री फिक्सेशन इवेल्यूमेंट्स 2550 रुपये प्राप्त हो जाएगा। अब हमारी जो दूसरी कंडीशन थी कि कार्मिक को एग्जिस्टिंग पे स्केल में 3 इंक्रीमेंट के अगेंस्ट में यहाँ कम से कम 1 इंक्रीमेंट का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। क्योंकि कार्मिक 798 रुपये यहाँ प्राप्त कर रहे हैं और उन्होंने 4 वार्षिक वेतन वृद्धियाँ अपनी पे स्केल में पहले ही ले ली हैं, तो 3 के एवज में 1, यानी कि यहाँ 1 इंक्रीमेंट का फायदा तो कम से कम देना ही होगा। तो जब हम यहाँ 1 इंक्रीमेंट का फायदा देते हैं रिवाइज पे स्केल में, तो
2550 प्लस 55 2605 रुपये प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों में से जो हायर अमाउंट है 2605 उस पे फिक्सेशन कर दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट इसका 7th पॉइंट है नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट, तो यहाँ हमें प्री फिक्सेशन एमोल्यूमेंट्स और जो रिवाइज बेसिक है उसका डिफरेंस चाहिए। 2605 और 2498 का डिफरेंस 107 रुपये है और जो रिवाइज पे स्केल में नेक्स्ट इंक्रीमेंट रहने वाला है वो यहाँ 55 रुपीज़ रहेगा, यानी कि ये डिफरेंस इस फर्स्ट इंक्रीमेंट से ज़्यादा है। चूँकि डिफरेंस ज़्यादा है इसलिए यहाँ वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए 1 वर्ष का इंतजार करना होगा। तो नेक्स्ट जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट रहेगी वो 1 सितंबर 1997 में रहेगी। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। इस बार एग्जिस्टिंग पे स्केल 1400 रुपये से 2600 और इसकी जो रिवाइज पे स्केल है वह 5000 से 8000 है। बेसिक पे यहाँ 1650 रखा गया है। तो फिर हमें प्री फिक्सेशन एमोल्यूमेंट्स का निर्धारण करना होगा। बेसिक 1650 रुपये, इस पे महंगाई 148% 2442, फर्स्ट इंटीरियम रिलीफ अंतरिम सहायता इंस्टॉलमेंट 100 रुपये, सेकंड 10% ऑफ बेसिक यानी कि 165 रुपये। इसके बाद बेसिक का 40% जो फिक्सेशन बेनिफिट है 660 रुपये। इस प्रकार इनका योग 5017 रुपये आ रहा है। इससे अब नेक्स्ट हायर स्टेज हमें यहाँ ढूंढनी है। तो जो रिवाइज पे स्केल है उसमें 5000 के बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट देने के बाद जो स्टेज आती है वो 5150 है। तो जो हमें राशि चाहिए वो प्राप्त हो गई है। बिंदु संख्या 4 के अनुसार नेक्स्ट अबव ऑफ प्री फिक्सेशन एमोल्यूमेंट्स 5150 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। अब हमें दूसरा क्राइटेरिया यहाँ लगाना है 3 इंक्रीमेंट के एवज में 1 इंक्रीमेंट। तो जब आप यहाँ एग्जिस्टिंग पे स्केल 1400 से 2600 देखते हैं तो जो 1650 रुपये हैं वह 7वें नंबर पे आता है, यानी कि इस पे स्केल में 6 इंक्रीमेंट कार्मिक ने पहले प्राप्त किए हुए हैं। तो प्रत्येक 3 के एवज में 1 यानी कि 2 इंक्रीमेंट का लाभ यहाँ कम से कम दिया जाना आवश्यक होगा। तो 5000 में 2 इंक्रीमेंट जब हम देते हैं 150 रुपये और 150 रुपये, तो जो नेक्स्ट स्टेज आती है वह 5300 रुपये आती है। तो बिंदु संख्या 4 और 5 में जो भी हायर है यानी कि 5300 रुपये वह यहाँ इनका मूल वेतन होगा, यहाँ इनका पे फिक्सेशन कर दिया जाएगा। आप टेबल में भी देखिए, टेबल में देखने पर हमें वही राशि यहाँ प्राप्त होगी। 1650 के स्थान पर 5300 रुपये, पे स्केल 5000 से 8000। नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए वही फॉर्मूला देखना है, प्री फिक्सेशन एमोल्यूमेंट्स और बेसिक का डिफरेंस 5300 और 5017 का डिफरेंस 283 रुपये है। जबकि जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है रिवाइज पे स्केल में वो 150 का है, यानी कि डिफरेंस ज़्यादा है। तो इंक्रीमेंट के लिए 1 वर्ष का यहाँ इनको इंतजार करना होगा। तो इस प्रकार वार्षिक वेतन वृद्धि 1 सितंबर 1997 रहेगी। आप एक बात का ध्यान दीजिए, पे कमीशन के अंदर काफ़ी विस्तृत और जटिल प्रावधान होते हैं। हम कुछ बेसिक चीज़ों को ही यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आप सामान्य रूप से किसी सेवा पुस्तिका में पुराने फिक्सेशन को यहाँ चेक कर सकें। विस्तृत जानकारी के लिए हम जो ये पे कमीशन से संबंधित सर्कुलर है इसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही एक एक्सेल यूटिलिटी भी देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप कोई भी राशि के आधार पर पे फिक्सेशन का निर्धारण कर सकें। तो इस प्रकार हमने जाना कि 5th पे कमीशन में पे फिक्सेशन किस प्रकार किए गए हैं, उनसे संबंधित नियम और प्रावधान क्या है। आने वाले वीडियोस में हम 6, 7 पे कमीशन पर भी इसी प्रकार चर्चा करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो 4th पे कमीशन को भी इस सीरीज में सम्मिलित करेंगे। आशा है कि इस वीडियो से आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।